हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एस इंस्टीट्यूट। बेटा हमने अभी लास्ट क्लास जो एडमिशन का टॉपिक हमारा चल रहा था उसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखा था। तो कुछ उसके क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से टफ़ हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं, जिसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी आ रही है। तो मैं वही क्वेश्चन मतलब उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आज। ठीक है, तो उसको बहुत ध्यान से समझना। और जिन्होंने वो कर लिया है, अगर वो क्वेश्चंस जिन्होंने कर लिए हैं तो वो कॉन्सेप्ट सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर उन्होंने बिल्कुल सही दिमाग लगाया है तो अच्छी बात है। ठीक है बेटा, तो सबको ही सुनना है ये लेक्चर। चलिए तो बेटा इलिस्ट्रेशन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। डब्ल्यू इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। ठीक है, वो डब्ल्यू को एडमिट कर रहे हैं, ये 3 पार्टनर हैं। कह रहे हैं आगे जेड एक न्यू ओल्ड पार्टनर है, वाई भी एक ओल्ड पार्टनर है और एक्स भी एक ओल्ड पार्टनर है। कह रहे हैं जेड विल रिटेन हिज शेयर। अब ये वाली जो लाइन इन्होंने लिख दी है, जेड विल रिटेन हिज शेयर, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि एक नए पार्टनर के एडमिट होने पे सभी पार्टनर सेक्रीफाइस करें, ज़रूरी नहीं होता ये। तो जैसे डब्ल्यू आया, डब्ल्यू आते ही जेड ने कहा कि भैया ऐसा है, डब्ल्यू के आने पे तुम दोनों करो सेक्रीफाइस, मेरा शेयर जो है मैं तो वही रखूँगा, मैं डब्ल्यू के आने पे अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। जो जेड का शेयर है वो कितना है, 1/5 है ना। तो डब्ल्यू के आने के बाद भी इसका शेयर कितना रहेगा, 1/5, क्योंकि इसने खुद बोला है रिटेन हिज शेयर, वो अपना शेयर वैसे ही रखेगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये लेट वाला ही केस है क्योंकि इसमें ऑफ और फ्रॉम कुछ भी नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो। तो ये शुरू होता है लेट द टोटल शेयर बी इक्वल्स टू 1। हमने माना कि हमारा टोटल शेयर जो है वो है 1। उसके बाद हम क्या निकालते थे हमेशा, रिमेनिंग शेयर। अब ये जो रिमेनिंग शेयर हम निकालते थे, हम इसमें करते थे 1 माइनस जो नया पार्टनर आ रहा है जेड, उसका शेयर, यही करते थे हम। अब क्वेश्चन के अंदर जो नया पार्टनर आया है जेड, उसका जो शेयर है वो क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा था, वो दे रखा है 1/6 डब्ल्यू का। और साथ ही साथ कह रहा है कि Z जो है वो भी अपना शेयर रिटेन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऊपर ओल्ड रेशियो लिख दूँ तो वो कितनी है, 2:1। ठीक है, अब Z कह रहे हैं कि भैया मेरा शेयर तो वही सेम रहेगा जो हुआ करता था। तो अगर हम इसको ऐसे समझें तो मान लो X ले रहा है 2 शेयर, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। y भी कितने शेयर ले रहा है, y भी ले रहा है 2 शेयर। और जो z है वो सिर्फ ले रहा है 1 शेयर। कुछ इस तरीके से मान लो वो खा रहे हैं। ठीक है, तो z के 2 हिस्से हैं, y के 2 हिस्से, 1 शेयर, 1 हिस्सा है z का। अब x y z ने मिलकर ये डिसाइड किया कि w एडमिट होगा, लेकिन w के एडमिट होने पर, जब ये w एडमिट हुआ तो उन्होंने z ने कहा कि भैया मेरा जो शेयर था वो वैसा ही रहेगा, मैं अपना शेयर w के आने पे सेक्रीफाइस नहीं करूँगा। मतलब अगर मेरा इतना शेयर है तो ये इतना ही रहेगा, W के आने पे मैं कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करूँगा। मतलब मेरा शेयर कम नहीं होना चाहिए भैया, मैं तो इतना ही खाऊंगा। तो फिर X और Y ने कहा भैया W को अब हमें अपने शेयर में से देना पड़ेगा। तो W जो है वो 1/6 शेयर के लिए आया। ठीक है, तो मान लो अब ये तो था Z का शेयर जो Z ने देने से मना कर दिया। अब इतना जो शेयर बचा ये है X और Y का। अब इस x और y को, इसमें से शेयर किसको देना पड़ेगा, w को देना पड़ेगा, क्योंकि z ने अपना शेयर सेक्रीफाइस करने से मना कर दिया। तो अब सेक्रीफाइस किसको करना पड़ेगा, सिर्फ x और y को। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ शेयर जो है वो w को भी दे दिया। अब इन्होंने कुछ शेयर किसको दे दिया, w को। अब ये जो इतना शेयर बचा, ये किसका बचा, x एंड y का। तो सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं वो सिर्फ कौन कर रहे हैं, x और y। ठीक है, तो और सेक्रीफाइस कौन नहीं कर रहा, z नहीं कर रहा।
क्लियर है। तो रिमेनिंग शेयर जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो रिमेनिंग शेयर सिर्फ किसका बचा है, रिमेनिंग शेयर जो बचा है वो सिर्फ एक्स और वाई के लिए बचा है, ठीक है ना। और वो भी तुम्हें मैंने बता दिया कैसे बचा है। भैया जेड ने तो सेक्रीफाइस करने से मना कर दिया है ना, फिर हम जेड ने मना कर दिया तो शेयर सेक्रीफाइस किसको करना पड़ा, एक्स और वाई को। तो एक्स और वाई ने अपने बचे हुए शेयर में से किसको शेयर दिया, डब्ल्यू को। अब जो रिमेनिंग शेयर बचा किसको देने के बाद, जेड को देने के बाद, और डब्ल्यू को शेयर देने के बाद जो शेयर बचा वो सिर्फ किसका बचा, एक्स और वाई का। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग शेयर निकालेंगे उसमें से 1/6 भी माइनस होगा। 1/6 किसका है, न्यू पार्टनर का, डब्ल्यू का। और क्या माइनस होगा इसमें, 1/5 ये भी माइनस होगा। दोनों के शेयर माइनस हो गए। यहाँ पे डब्ल्यू का भी शेयर माइनस होगा, डब्ल्यू के साथ साथ जो ओल्ड पार्टनर है जेड, उसका भी शेयर माइनस होगा क्योंकि जेड सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। तो बचा हुआ शेयर किसका होगा, सिर्फ एक्स और वाई का। समझ आती है, ये होता है रिटेन हिज शेयर। अगर कोई भी पार्टनर अपना शेयर रिटेन करता है तो बचे हुए पार्टनर्स को रिमेनिंग शेयर मिलता है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अब इसका अगर आप एलसीएम वगैरह लोगे तो इसका एलसीएम तो ये है 1 - 11/30। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 19/30। तो ये है रिमेनिंग शेयर। अब ये रिमेनिंग शेयर हमारा आ गया, ये किसका आया है, ये आया है एक्स का और वाई का। तो अब हम एक्स और वाई में इसको बांट देते हैं। तो एक्स न्यू प्रॉफिट शेयर और वाईज न्यू प्रॉफिट शेयर। एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयर और वाई का न्यू प्रॉफिट शेयर। एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयर, एक्स का ओल्ड कितना था, 2/5 इंटू रिमेनिंग शेयर कितना बांटेंगे आपस में, अब वो 19/30। रिमेनिंग शेयर ये रहा, आपको दिख रहा होगा, ये है रिमेनिंग शेयर, ठीक है। तो ये कितना बचा है, ये बचा है 19/30। अब 19/30 को एक्स और वाई आपस में बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, अपने रेशियो में बांटेंगे, जो कि ये रहा। समझ आती है बात, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान देना, यहाँ पे 2/5 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2/4। सर क्यों, अभी यहाँ पे रिमेनिंग शेयर जो है उसमें किस किस का हिस्सा है, एक्स और वाई का। क्या उसमें जेड इंक्लूड है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जेड ने तो भैया अपना शेयर पहले ही अलग करवा लिया, ये देखो। तो जेड ने अगर अपना शेयर अलग करवा लिया तो ये जो बचा हुआ शेयर है ये सिर्फ एक्स और वाई का होगा। और एक्स और वाई का रेशियो क्या बनता है, अगर हम जेड का शेयर हटा दें तो एक्स और वाई का जो रेशियो बनता है वो बनता है 2:2, यानी कि 1:1। तो ये 2/4 भी लिख सकते हो, इसे 1/2 भी लिख सकते हो। ये सेम 2/4 किसका रहेगा, 19/30। तो 1/2 एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे x और y का जो न्यू शेयर है हमें वो मिल जाएगा, और वो कितना होगा, वो है, इसको 1/2 कर देते हैं, 19/60 और 19/60। इसके बाद x और y का तो हो गया। अब बात आती है सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरा सबका कैसे आएगा। तो बेटा z ने क्या कहा था कि भैया मेरा शेयर तो वही रहने दो जो ऑलरेडी है, तो z का कितना है, 1/5। z के बाद नया पार्टनर कौन आया था, w कह रहा था वो कितने शेयर के लिए आएगा, 1/6। सबका डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना है। तो यहाँ पे ये किस पे जा रहा है, 12/60। ये किस पे जा रहा है, 10। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10/60। क्लियर है। अब इसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो कितना हो जाएगा, 19:19:12:10। ये हमारा आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट हमारा जो है वो है क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है। और ये जो इलिस्ट्रेशंस होती हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी इलिस्ट्रेशंस होती है, तो ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन है ये एग्जाम में आपका 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ न्यू रेशियो ही निकालना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2010 साहिल एंड चारू एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। साहिल और चारू ऑलरेडी पार्टनर है, उनका रेशियो था ओल्ड रेशियो 4:3। उन्होंने एडमिट किया तनु को, जो न्यू पार्टनर है उनकी, अब 1 अप्रैल 2012 को।
तनु की डेट क्या है, 1 अप्रैल 2012 को एडमिट हो रही है वो भी 1/5 शेयर के लिए। और 1/5 शेयर के आगे बारे में क्या कह रहे हैं उसके बारे में, विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। अब तनु ने डिमांड, फ्रॉम आ गया भाई, तो तनु ने डिमांड कर दी। तनु कह रही कि मेरा शेयर 1/5 है, मैं साहिल और चारू से बराबर बराबर लूंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, साहिल, चारू एंड तनु एंडेड इन अर्नड प्रॉफिट्स एट अ हायर रेट, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगे देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट से वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। उन्होंने जो 1 साल का प्रॉफिट कमाया एडमिशन के बाद, वो उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया नॉर्मल प्रॉफिट से। देयरफॉर दे डिसाइडेड टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भैया अपना बिजनेस बढ़ा दो। अब भैया बिजनेस बढ़ाने के लिए तो उन्हें क्या चाहिए होता है, पैसा, एक्स्ट्रा कैपिटल। कह रहे टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उन्होंने एडमिट कर लिया पुनीत को। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर पहले एडमिट होती है तनु, जो एडमिट होती है 2012 में, फिर एडमिट होता है पुनीत, जो एडमिट हो रहा है 2013 में, यानी कि 1 साल बाद। ठीक है, 1/7 शेयर के लिए। अब पुनीत अपने शेयर की क्या डिमांड करता है, आगे देखते हैं। इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चारू, अब पुनीत भी अपना शेयर किससे ले रहा है, सिर्फ साहिल और चारू से, और किस रेशियो में ले रहा है, 7:3 के रेशियो में। यानी कि इस क्वेश्चन का क्रक्स अगर देखें, शॉर्ट में अगर इस क्वेश्चन को देखें, तो भैया 2 पार्टनर एडमिट हुए, साहिल और चारू पहले से ही एडमिट थे, उन्होंने एडमिट किया तनु को। जब तनु एडमिट हुई तो ओल्ड पार्टनर कौन थे, साहिल और चारू, तो तनु ने अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से बराबर बराबर लिया। उसके बाद एडमिट हुआ पुनीत। जब पुनीत 1 साल बाद एडमिट हुआ, तो पुनीत के एडमिशन पर बताओ ओल्ड पार्टनर कौन कौन होंगे। उस वक्त ओल्ड पार्टनर होंगे साहिल, चारू और तनु, क्योंकि 1 साल बाद एडमिट हो रहा है, उसके लिए तो तनु भी ओल्ड है। तो जब पुनीत एडमिट होगा तो साहिल, चारू और तनु का जो शेयर होगा वो ओल्ड माना जाएगा। ठीक है, अब पुनीत भी अपना शेयर किससे ले रहा है, साहिल और चारू से ले रहा है, लेकिन इक्वल नहीं ले रहा। इस बार वो कह रहा है मैं 7:3 के रेशियो में लूंगा। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ साहिल, चारू एंड तनु फॉर द ईयर एंडेड 2012-13 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो साहिल, चारू, तनु एंड पुनीत ऑन पुनीत एडमिशन। ठीक है बेटा, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, तो बेटा ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया है। अब तनु को एडमिट करते हैं, तो तनु अपना शेयर किससे एक्वायर कर रही है, तनु अपना शेयर साहिल और चारू से एक्वायर कर रही है, वो भी इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तनु एक्वायर फ्रॉम साहिल, तनु एक्वायर कर रही है साहिल से अपना शेयर। तो तनु जो है, तनु कितने शेयर के लिए आई है, क्वेश्चन में साफ साफ लिख रखा है 1/5 के लिए आई है, और 1/5 इक्वल लेगी किससे, साहिल और चारू से। तो 1/5 का इक्वल दोनों कितना देंगे, हाफ हाफ देंगे इक्वल, तो 1/10 साहिल देगा। तनु एक्वायर फ्रॉम चारू, ये आपको नहीं करनी है बारिश, तो कितना, इसका भी सेम 1/5 इंटू 1/2 यानी कि 1/10 चारू देगी तनु को। अब हमें क्या निकालना है, साहिल न्यू प्रॉफिट शेयर। साहिल का न्यू प्रॉफिट शेयर क्या होगा, साहिल का ओल्ड क्या था 4/7 माइनस 1/10। ऐसे ही चारू का जो है न्यू प्रॉफिट शेयर क्या होगा, इसका होगा 3/7 माइनस 1/10। दोनों का हमने निकाला है, तो इसका आ जाएगा 33/70 और इसका कितना आ रहा है, चारू का अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 23/70। सबके डिनोमिनेटर 70 होने चाहिए। तो हम तनु का भी शेयर लिख लेते हैं, तनुज शेयर, लेकिन तनु का जो शेयर है वो है 1/5। तो 1/5 अगर हम करें तो कितना होना चाहिए, यहाँ पर इसको 70 बनाने के लिए तो वो होना चाहिए 14। तो ये आ जाएगा 14/70। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन कौन, साहिल, ये स्पेलिंग सही कर लेना, मैं पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, साहिल, चारू
एंड तनु। तो इन तीनों के बीच का जो न्यू रेशियो है वो है 33:23:14। ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद ये तो हमने फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो कैलकुलेट किया। सेकंड में कह रहा है कि भैया आपको न्यू रेशियो फाइंड करना है जब पुनीत एडमिट हुआ तब। अब जब पुनीत एडमिट हो रहा है उस वक्त जो ओल्ड रेशियो है वो क्या माना जाएगा, 33, 23 और 14 ये माना जाएगा भाई, क्योंकि पुनीत 1 साल बाद एडमिट हुआ है और पुनीत अपना शेयर जो है, पुनीत आ रहा है 1/7 शेयर के लिए और वो अपना शेयर साहिल और चारू से लेना चाहता है 7:3 के रेशियो में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनीत एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल। तो पुनीत आ रहा है 1/7 शेयर के लिए, वो 7:3 के रेशियो में लेना चाहता है। तो 1/7 का 7/10 साहिल देगा उसको, कितना हुआ 7/70। वो किससे लेगा, साहिल से, अपने शेयर का। पुनीत एक्वायर्ड फ्रॉम चारू, चारू से कह रहा है भैया चारू देगी 1/7 का 3/10, 7:3 रेशियो यही होगा, तो ये लेगा 3/70। तो पुनीत ने तो अपना शेयर दोनों से ले लिया, लेकिन अब मुझे साहिल का न्यू शेयर निकालना है। साहिल्स न्यू प्रॉफिट शेयर पुनीत के एडमिशन के बाद का है ये। तो साहिल का ओल्ड ये माना जाएगा, मैंने यहाँ लिख दिया ओल्ड रेशियो। तो 33/70 ओल्ड था, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 7/70। ऐसे ही ये रहा जो इतना सेक्रीफाइस किया वो मैंने यहाँ माइनस कर दिया। ऐसे ही चारू का निकाल लेंगे, चारूज न्यू प्रॉफिट शेयर। तो चारू का ओल्ड कितना था, चारू का ओल्ड था 23/70, माइनस कर देंगे उसमें से कितना 3/70। तो इन दोनों का जो शेयर है वो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 26/70, इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 20/70। अब बचा कौन है, तनु बची है, तनु न्यू प्रॉफिट शेयर। तनु का शेयर कितना है, तनु ने कोई सैक्रिफाइस किया है इसमें नहीं, क्योंकि पुनीत अपना शेयर सिर्फ साहिल और चारू से ले रहा है, तनु से ले ही नहीं रहा। तो तनु का जो ऑलरेडी शेयर था वो कितना था 14/70, वो रिमेन सेम रहेगा। और पुनीत का जो शेयर है, पुनीत शेयर वो आया था 1/7 के लिए, तो इंटू 10 डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 10/70। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ साइड में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन साहिल, चारू, तनु एंड पुनीत इज कितना हुआ 26:20:14:70। क्लियर है ये। इसको आप और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, तो वो आएगा 13:10:7 कितना, सॉरी मैंने यहाँ पे कितना लिखा 70 है 10, तो ये आ जाएगा 5। क्लियर है। इसका शेयर था पुनीत का 10, तो ये आ गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ये 3 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, तो आपको अब समझ आ जाने चाहिए, इसमें था कुछ भी नहीं, बस क्वेश्चन बड़ा था, कॉन्सेप्ट वही थे जो हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit Z into the partnership. Who gets 1/4 of his share? भैया ये दोनों पार्टनर्स हैं, इन्होंने Z को एडमिट कर लिया। ठीक है, अब Z के शेयर के बारे में क्या बात कर रहे हैं वो पढ़ते हैं। कह रहे हैं Who gets 1/4 of his share from X? दोबारा पढ़ते हैं। They admit Z, उन्होंने एडमिट किया Z को into the partnership, पार्टनरशिप में। Who gets, who मतलब कौन है यहाँ पे, who का मतलब हो गया Z gets 1/4 of his share। Z कह रहा है कि भैया मैं अपने शेयर का, ऑफ का मतलब क्या होता है का, मैं अपने शेयर का 1/4 लूंगा X से एंड 3/16 फ्रॉम Y, और कह रहा है मैं अपने शेयर में से
3/16 लूँगा वाई से। इस केस के अंदर ऑफ और फ्रॉम दोनों चीज़ें आ गई हैं, यानी कि एक्स से जो अपना शेयर ले रहा है वो अपने शेयर का 1/4 पार्ट ले रहा है, और वाई से जो ले रहा है वो अपने शेयर में से 3/16 ले रहा है। ठीक है, ऑफ और फ्रॉम दोनों हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक प्रॉब्लम ये आ गई कि भैया आपको ये तो पता ही नहीं जेड का शेयर है कितना। जब तक आपको ये नहीं पता कि जेड का शेयर कितना है, तब तक आप उसके शेयर का 1/4 पार्ट तो निकाल ही नहीं सकते, है ना। यहाँ पे कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हुआ है इस क्वेश्चन को समझने में। इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। देखो, अगर एक एग्जांपल लूँ मैं, सिर्फ एक एग्जांपल की तरह अगर मैं इसे समझाऊँ, ये है एक्स, ये है वाई, और ये एडमिट हुआ जेड। जेड कह रहा है कि भैया एक्स को, जेड क्या कह रहा है एक्स को कि भैया तू मेरे शेयर का 10% दे दे। जेड ने क्या कहा एक्स को कि तू मेरे शेयर का 10% दे दे, और वाई को कहा कि भैया तू मेरे शेयर में से, मेरा शेयर मतलब मेरा जो 100% शेयर है जेड का, ध्यान से सुनना, जेड ने वाई से क्या कहा कि तू मेरे शेयर में से 100% शेयर में से तू मुझे दे दे 40,000 रुपये। तू मुझे कितने रुपए दे दे? 40,000 रुपये। आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? यहाँ पे ऑफ वाला केस है, क्योंकि ऑफ वाले का मतलब क्या होता है कि अपने शेयर का कुछ पार्ट मांगना। फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि अपने शेयर में से कुछ पार्ट मांगना, है ना। तो अब यहाँ एक्स को तो कह रहा है कि भैया मेरे शेयर का तू 10% दे ऑफ माई शेयर। अब एक्स कह रहा है कि भाई तू मुझे पहले अपना शेयर तो बता, मैं तभी तो 10% दे पाऊंगा। यही हुआ ना। एक्स को क्या कहा जा रहा है? एक्स कह रहा है जेड को कि भाई तू मुझे पहले अपना शेयर बता टोटल, तभी मैं तुझे उसमें से 10% दे पाऊंगा। ठीक है। वाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वाई को कह रहा है भैया तू मुझे मेरे शेयर में से 40,000 दे दे। वाई ने कहा ठीक है भाई, मैं तेरा जितना भी शेयर बनता है मैं उसका 40,000 देने को तैयार हूँ। तो वाई ने तो 40,000, इसके सामने तो डिमांड रखी है उसने पैसों की, लेकिन इसके सामने डिमांड कितने की रखी है? परसेंटेज की। तो कन्फ्यूजन है ना। लेकिन Z अपना शेयर, Z अपना 100% शेयर जो मांग रहा है वो मांग इन दोनों से ही रहा है, X और Y से, है ना। क्लियर होती है ये बात समझ आती है ना। Z जो अपना 100%, Z अपना 100% जो शेयर है वो किससे डिमांड कर रहा है? X से और Y से। अब सुनना मेरी बात, Z अपने 100% शेयर का 10% किससे मांग रहा है? X से मांग रहा है ना। समझ आती है बात? Z जो है वो अपना 100% शेयर का 10% किससे मांग रहा है? X से। हमें अभी उसका 100% शेयर पता ही नहीं है कितना है। फिर ध्यान से सुनो बच्चों, हमें Z का 100% शेयर नहीं पता, बस इतना पता है Z जो है वो अपने 100% शेयर का 10% मांग रहा है X से। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर X से वो 10% मांग रहा है तो Y से उसने कितना मांगा होगा? 90%। अगर Z ने X से 10% मांगा होगा तो अपने शेयर का Y से कितना मांगा होगा? 90% मांगा होगा। और ये जो 90% की उसने वैल्यू मांगी है वो मांगी है कितने? 40,000 रुपये। तो Z ने Y से क्या कहा कि भैया मेरे शेयर में से तू 40,000 रुपये दे सकता है। वाई ने कहा ठीक है भैया मैं 40,000 का सेक्रीफाइस करूंगा। तो वाई जो Z को शेयर दे रहा है ये 40,000, वो कितना परसेंट दे रहा है? उसके शेयर का 90% दे रहा है। क्या अभी भी कोई बच्चा यहाँ तक अगर समझा है तो इसके बाद कोई बच्चा Z का 100% शेयर निकाल सकता है जिसको मैंने नहीं समझाया हो? अपना दिमाग लगा के। 11th क्लास में मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ाया है ये चीज़ें, अभी पीछे 12th के भी पिछले चैप्टरों में मैंने चीज़ें करवाई हैं। और हमेशा अपने दिमाग में घुसा लो ये बात कि बेटा किसी भी चीज़ का 100% निकालना होता है ना, किसी भी चीज़ का अगर 100% निकालना होता है, मैथ्स का ये रूल है, उसके परसेंटेज को रेसिप्रोकल कर दो। किसी भी चीज़ का 100% निकालना होता है उसके परसेंटेज को क्या कर दो? रेसिप्रोकल। तो जैसे ये जो 90% है इसका वैल्यू कितना है 90% का? 40,000। यानी Z जो है अपना 90% शेयर किससे मांग रहा था? Y से, वो भी 40,000 रुपये। यानी उसके 90% शेयर की वैल्यू है 40,000। तो हमें 100% निकालनी है।
तो ये कितना हुआ 40,000, ये कितना परसेंट है 90। हम क्या करेंगे इनटू कर देते हैं, इसका शेयर है 90, तो मैंने क्या कहा 100% निकालने के लिए हमेशा रेसिप्रोकल कर दो उसके शेयर को। रेसिप्रोकल तो 90 था, मैंने क्या कर दिया 100 अपॉन में 90। अब जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, मुझे पूरी की पूरी 100% वैल्यू। क्लियर है ये बात, समझ आती है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, तो इसकी वैल्यू बेटा 1 मिनट, इसकी वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है, बट अब एक काम करते हैं, पॉइंट्स में हमें नहीं चाहिए तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसे 90 करते हैं ताकि इजीली डिवाइड हो जाए। तो इसकी जो 100% वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1,00,000 रुपये। कितने रुपए आ रही है 1,00,000 रुपये। तो यानी कि Z जो है, Z का जो 100% शेयर है, Z का 100% शेयर बनता है 1,00,000 रुपये। Z का 100% शेयर कितना बनता है 1,00,000 रुपये। यानी कि Z जब फर्म में एंटर कर रहा है वो 1,00,000 रुपयों के लिए एंटर कर रहा है। 1,00,000 रुपये में से 90,000 उसने किससे मांग लिए, 90,000 रुपये उसने मांग लिए Y से। और Y से अगर 90,000 मांग लिए तो X से कितने मांग रहा था, कह रहा है भैया मेरे शेयर का 10%। अब तुम अगर इसके शेयर का 10% निकालना चाहो तो X कितना देगा Z को, X कहेगा भैया Z का शेयर है 1,00,000, मुझसे उसने डिमांड की है 10% की, यानी कि 10,000 रुपये मेरे बनते हैं। ये समझ आया कलेश, सॉरी केस, है ना। तो ये केस क्या था कि इसमें ऑफ और फ्रॉम दोनों केसेस थे, और वो भी किसके थ्रू थे, नए पार्टनर के थ्रू। नया पार्टनर यहाँ पे डिमांड कर रहा था कि भैया मेरे शेयर का 10% देगा कौन, X, है ना, और मेरे शेयर में से 90,000 कौन देगा, Y। तो X ने कहा कि भैया अगर आप मुझसे 10% की डिमांड करते हो तो अपना 100% शेयर बताओ। हमें 100% शेयर नहीं पता था Z का, लेकिन Y ने कहा ऐसा है मेरे से ये बंदा 90,000 रुपये मांग रहा है, और 90,000 अगर मेरे से मांग रहा है और X तेरे से मांग रहा है 10%, तो ये 90,000 90% हुआ। ठीक है, तो 90% इसका 90,000 है, हमें कितना निकालना था 100%। हमने क्या किया, मैंने क्या कहा 100% निकालने के लिए उस अमाउंट का जो परसेंटेज होता है, जो Y का अमाउंट कितना है 90,000, उसका परसेंटेज कितना है 90%, उसको कर दो रेसिप्रोकल। हमने कर दिया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करते ही उसकी 100% वैल्यू कितनी आ गई 1,00,000। यानी कि Z जो फॉर्म में आ रहा है 1,00,000 शेयर की डिमांड कर रहा है, 1,00,000 में से 90,000 उसने किससे ले लिया Y से, 1,00,000 का 10% किससे मांग रहा है X से, X ने निकाला 10%, 10,000। समझ आती है बात। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ये ऐसा ही क्वेश्चन बुक वालों ने फ्रेम किया है उसमें रेशियोज में, लाइक अपोन में 1/10, 2/10, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने यहाँ पे रुपीज़ में आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, लेकिन वहाँ पे हम अपोन के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे ध्यान दो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा, X और Y पार्टनर्स थे, रेशियो था 2:3। उन्होंने एडमिट किया Z को। Z ने कहा कि मैं अपने शेयर का 1/4 लूँगा X से, अपने शेयर का, लेकिन हमें यहाँ पे Z का शेयर नहीं पता। बट उसने कहा Y से कि मैं अपने शेयर में से मतलब मेरे शेयर में से Y को कहा कि भैया Y, Z ने कहा Y तू मेरे शेयर में से 3/16 दे दे मुझे। तो Y ने कहा ठीक है। तो यानी कि अगर ये वही है 90% और 10% वाला हाल है, ये 10% है, तो ये कितना हुआ 90। जैसे 1/4 अगर वो डिमांड कर रहा है अपने शेयर का, 1/4 अगर वो डिमांड कर रहा है X से Z, तो बचा हुआ शेयर कितना होगा, अगर 1/4 उसने ले लिया X से तो बचा हुआ होगा 3/4। तो 3/4 किससे डिमांड कर रहा होगा, वो Y से, और उस 3/4 की वैल्यू कितनी है 3/16। यानी कि शेयर का टोटल जो है 1/4 उसमें से वो डिमांड कर रहा है X से, तो बचा कितना 3/4, उसकी डिमांड किससे की होगी उसने Y से, तो उस 3/4 की जो वैल्यू है वो कितनी है 3/16। ठीक है, इसके बेसिस पे अब मैं उसका 100% शेयर निकालने जा रहा हूँ। उसका सॉल्यूशन देखो, लेट हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट किसका, जो नया पार्टनर आया है Z, लेट Z शेयर बी 1। हमने Z का शेयर कितना मान लिया 1।
अब 1 में से उसने क्या किया है, 1 में से 1/4 यानी कि 1/4 वो किससे ले रहा है, अपने शेयर का 1/4 ले रहा है वो किससे, x से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं z 1/4 of his share, 1/4 of his share from x। z जो है वो 1/4 शेयर किससे ले रहा है, अपने शेयर का 1/4 किससे ले रहा है, x से। therefore रिमेनिंग शेयर जो होगा, therefore he gets, रिमेनिंग शेयर कितना होगा, अगर उसका 1/4 है, अगर टोटल शेयर है 1 तो उसने 1/4 किससे ले लिया, z से। तो therefore he get 3/4। ये कैसे आया 3/4, मैंने बता दिया, 1 टोटल शेयर था उसमें से 1/4 किससे ले रहा है वो x से, तो बच्चा कितना 3/4। therefore he get 3/4 of his share from y। तो अपने शेयर का 3/4 किससे ले रहा है वो। तो नेक्स्ट देन 3/4 शेयर ऑफ z इज इक्वल्स टू 3/16। क्वेश्चन में गिवन है, वो कह रहा है z ने कहा x को कि भैया मैं अपने शेयर का तुझसे 1/4 लूंगा। अगर z अपने शेयर का 1/4 लेता है x से, तो 1/4 का अगर ले रहा है तो बचा कितना 3/4, 1 - 1/4 अगर ले लिया तो बचा कितना 3/4। तो अपने शेयर का 3/4 उसने किससे डिमांड किया होगा, y से, है ना। तो उसके 3/4 हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3/16। then 3/4 share of z is 3/16 which he takes from y। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ये चीज, which he takes from y। अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो ये चीज़ मैं बता दूं, ये जो ऑफ वाला पार्ट होता है ये परसेंटेज का है। जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में समझाया था, तो ये है 10% जो वो x से डिमांड कर रहा है, और 100% में से मैंने माइनस कर दिया 10%, तो बचा कितना 90%। तो 90% यानी 3/4, 90% वो किससे डिमांड कर रहा है, y से। तो उस 90% की वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी 3/16, जो मैंने लिया था कितना 90,000, ठीक है ना। तो इस हिसाब से दे रखा है। ये अपॉन में जो कैलकुलेशन आती है उसमें हमें कंफ्यूजन होती है, लेकिन ऑफ का मतलब आप परसेंटेज से ही समझेंगे, ठीक है। तो भैया उसका जो 3/4 है वो कितना है, 3/16, यानी कि हमें इतना पता है कि इसके 3/4 पार्ट की वैल्यू है 3/16। तो देयरफॉर ज़ेड्स प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू, अब z का हमें प्रॉफिट शेयर निकालना है, तो z का जो शेयर है 3/16, 3/16 कितना है टोटल शेयर का, 3/16 टोटल शेयर का है 3/4। तो मैंने क्या कहा है, 100% निकालने के लिए कर दो रेसिप्रोकल, यानी कि 4/3। तो z का जब आप टोटल शेयर निकालोगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो वो आएगा आपका 1/4, ठीक है। 1/4 आ गया z का टोटल प्रॉफिट शेयर। हमने 3/16 को रेसिप्रोकल कर दिया 4/3, क्लियर है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 1 4, 4 4 16, 1/4 आ गया। अब z का 100% शेयर आ गया। अब इसके बाद z का 100% शेयर आते ही हम ये लिख देंगे कि भैया x से उसने कितने डिमांड की थी, अपने शेयर का 1/4, ठीक है। तो वो निकालते हैं हम, z एक्वायर्ड फ्रॉम x। z किससे एक्वायर कर रहा है, x से। अपने शेयर का कितना मांगा, 1/4। तो हमने z का शेयर निकाल लिया है 1/4, 1/4 का ही उसने कितना मांगा, 1/4, यानी कि 1/16, ठीक है। ये होता है क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे x न्यू प्रॉफिट शेयर। x का न्यू प्रॉफिट शेयर, x का जो ओल्ड शेयर था वो था कितना 3/5 माइनस 1/16, क्योंकि उसने z को कितना दे दिया, 1/16 दे दिया अपने शेयर में से। उसके बाद
वाइज न्यू प्रॉफिट शेयर। वाई का जो ओल्ड था वो था 2/5 और इसका तो साफ साफ बोल रखा है, इससे कितना मांग रहा था 3/16। क्लियर है। और z का जो शेयर है, z शेयर सबका डिनोमिनेटर इक्वल हमें करना होता है। z का जो शेयर है अभी हमने निकाला ऊपर 1/4, सॉरी मैं दोबारा लिख दिया यहाँ पे, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है कितना 1/4। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए पहले 80, 5 × 16, 80, 16 × 3 और फिर 5 × 1, तो ये आ गया आपका 43/80। सेम इसका रहेगा 80, 16 माइनस दिस, तो इसका रहेगा हमारा 17/80। अब सबका डिनोमिनेटर इन दोनों को तो 80 है, लेकिन z का कितना है 4, तो इंटू 20, तो इसका शेयर हो गया 20/80। सबका डिनोमिनेटर हो गया सेम, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू क्या रहेगी हमारी 43:17:20। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। इसमें थोड़ा सा मैथ्स का टेक्निक लग रहा है शेयर निकालने के लिए, तो वो मैंने आपको पहले रुपीज़ में समझाया, फिर उस रुपीज़ को कन्वर्ट किया इस क्वेश्चन के अंदर, ऑफ वाला केस समझाया, ठीक है, परसेंटेज वाला। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। क्लियर है बेटा। अब ये लेक्चर होता है हमारा ख़त्म। टिल देन बाय बाय।